everyone, welcome back to another video of Life Science Zoology. In this video we are going to be learning about RH blood group system. ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था. इस वीडियो में हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसको RH क्यों बोला गया? क्योंकि सबसे पहले जो इसके जो डिस्कवरी है वो रिसस मंकी पे हुई थी, या आप बोल सकते हो कि जो RH फैक्टर हमें मिला था वो रिसस मंकी में मिला था, तो इसीलिए इसका नाम जो है RH फैक्टर रख दिया गया. ठीक है, तो 1940 में इसकी डिस्कवरी हुई थी. और डिस्कवरी करी किसने थी? डिस्कवरी करी थी कार्ल लेंस्टर ने एंड A.S. वेनर ने. ठीक है, नेक्स्ट है, आपने एबीओ में देखा होगा एबीओ सिस्टम में कि एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. तो एंटीजन की प्रेजेंस से हम बता पाते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो ए है या बी है. अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया. बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया. ठीक है, तो एंटीजन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं. आप यहाँ देख रहे हो आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये कैसी क्या हो गया? ये RH पॉजिटिव हो गया. ठीक है, तो लेंस्टर रूल में हमने ये पढ़ा था कि जो भी एंटीजन आपके आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है वो एंटीबॉडी आपकी ब्लड प्लाज्मा में एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, तो यहाँ पर RH एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो कि आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब RH एंटीजन एब्सेंट है, तो ये क्या हो गया? RH नेगेटिव हो गया. ठीक है, लेकिन एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी. ठीक है, RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी. बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि आपके जो एबीओ सिस्टम में क्या था कि मान लीजिए आपका ब्लड के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ए एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी एब्सेंट होंगी, ए एंटीबॉडी एब्सेंट होगी. लेकिन बी एंटीजन यहाँ पर एब्सेंट है लेकिन उसके लिए एंटीबॉडी ज़रूर होंगी. ठीक है, लेकिन ये एंटीबॉडी जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर. ठीक है, भले वो एंटीजन आपकी बॉडी में बाहर से आए ना आए, वो पहले से ही प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है. स्टिमुलेशन का मतलब है जब तक ये एंटीजन बाहर से नहीं आएगा. ठीक है, RH पॉजिटिव जब तक RH नेगेटिव वाले के अंदर नहीं आएगा तब तक किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे. लेकिन एबीओ में सिस्टम जो है वो अलग है, तो यहाँ पे स्टिमुलेशन की ज़रूरत है. जब तक कोई भी एंटीजन बाहर नहीं आएगा तब तक इम्यून सिस्टम आपका एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन नहीं करेगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस है एबीओ में और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में. नेक्स्ट है एंटीजन के बारे में. तो एबीओ सिस्टम में आपने देखा था एंटीजन A, B, H होते हैं. ठीक है, और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है? एंटीजन D, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e होते हैं. ठीक है, तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? D. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है. तो आपको पता है कि जो एंटीजन फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑफ कोर्स जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो जीन हैज़ 2 एलील. ठीक है, तो जो यहाँ पे D है वो डोमिनेंट होगा एंड स्मॉल d है वो रिसेसिव होगा. अब यहाँ पे आप देखिए कि होमोजाइगस कंडीशन में जो कैपिटल D है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे RH कैसा होगा? RH पॉजिटिव होगा. ठीक है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस में प्रेजेंट है कैपिटल D एंड स्मॉल d. अब कैपिटल D तो आपको पता है डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट कर जाएगा और फिर भी क्या होगा? RH पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, बट यहाँ पे स्मॉल d हमने देखा है तो स्मॉल d रिसेसिव कंडीशन में है, दूसरा होमोजाइगस है, तो यहाँ पे क्या होगा? RH नेगेटिव होगा. ठीक है, अब एबीओ सिस्टम ने हमने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप जो है 4 तरीके के थे, ब्लड ग्रुप A, B एंड O. ठीक है, लेकिन जैसे ही RH फैक्टर जो हमें इंट्रोड्यूस हुआ तो हमने देखने को मिला कि हर ब्लड ग्रुप जो है 2 तरीके से डिवाइड हो गया, पॉजिटिव में और नेगेटिव में. तो अब टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए? टोटल 8 हो गए. ठीक है, तो A जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, B पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, AB पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, O पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया. तो इस तरीके से टोटल जो है 8 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हो गए. तो यहाँ पर जो है वो एक टेबल दे रखी है, तो यहाँ पे आपको बता रखे कौन डोनर है, कौन रिसीव करता है ब्लड. ठीक है, तो किस ब्लड ग्रुप से कौन जो है ब्लड ले सकता है और किसे वो दे सकता है. ठीक है, तो जैसे ब्लड ग्रुप A है, A पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये किसको ब्लड दे सकता है अपना? ऑफ कोर्स A पॉजिटिव को दे सकता है, AB
पॉजिटिव को दे सकता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले ब्लड दे नहीं सकते नेगेटिव वालों को, ठीक है, और नेगेटिव वाले दे सकते हैं पॉजिटिव वालों को, ठीक है। तो नेगेटिव वाले जो हैं ब्लड दे सकते हैं पॉजिटिव वाले को, लेकिन ले नहीं सकते। पॉजिटिव वाले दे नहीं सकते लेकिन ले सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्या कर सकता है, ले सकता है ब्लड नेगेटिव वाले से, लेकिन दे नहीं सकता। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पूरी टेबल है, ठीक है। तो इसमें आपको बता रखा है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव से भी ले सकते हैं और कुछ अपने जो पॉजिटिव है उनसे भी ले सकते हैं। जैसे ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ए पॉजिटिव से को दे सकता है, सॉरी, ए कैन गिव ब्लड टू ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। बट ले किससे सकता है, ओ पॉजिटिव से और नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले से रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव वालों को दे तो सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते, सिर्फ नेगेटिव वालों से ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ओ नेगेटिव है वो डोनेट तो सबको कर सकता है, जो भी ब्लड ग्रुप है सबको दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ एक से सकता है, वो है ओ नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर ए बी पॉजिटिव है, वो दे सिर्फ ए बी को सकता है, लेकिन ले वो सबसे सकता है, ठीक है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव वाले को अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। तो इस हिसाब से यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये टेबल आप बिना देखे भी बना सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन आती है अर्थोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। अब इसके अंदर क्या होता है, ये होता क्या है एक्चुअली, एन एनेमिक कंडीशन ऑफ बेबी इन विच बेबीज ब्लड इज अटैक्ड बाय एंटीबॉडी फ्रॉम RH नेगेटिव मदर। तो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, किस तरीके से मैकेनिज्म है इसका। तो यहाँ पे ये मदर की बॉडी है जो कि RH नेगेटिव है, ये है बेबी की बॉडी जो कि RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर और बेबी में एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा से ही जो बेबी है जो ऑक्सीजन वगैरह लेता है, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या होता है, बेबी भी कुछ जो है RBC मदर की बॉडी में चली जाती है बेबी से, ठीक है, और मदर की बॉडी से कुछ बच्चे में चली जाती है, ठीक है। बट ये RBC जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है बहुत ही लिमिटेड है, ऑल्दो ये पॉजिटिव है, जैसे बच्चे से RBC जो गया है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर RH एंटीजन जो प्रेजेंट है, बट ये लिमिटेड अमाउंट में, तो इतना फ़र्क नहीं होता। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो एक्सचेंज होता है मदर और बेबी में, ठीक है। तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट हुआ है तो एंटीबॉडी जो है फॉर्मेशन हो जाता है, कहाँ पे, मदर की बॉडी में, ठीक है। ब्लड लॉस होता है और एक्सचेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी। तो फर्स्ट डिलीवरी के में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो नॉर्मल होगी। लेकिन सेकेंड डिलीवरी में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ ब्लड की वजह से क्या होता है, मदर की बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो यहाँ पर बच्चे की बॉडी से जैसे ही मदर को है RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप उसकी बॉडी में गया, तो उसके इम्यून सिस्टम ने क्या करा, एंटीबॉडी बना दी। तो अब सेकेंड डिलीवरी में क्या है कि एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट है बॉडी में। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी बेबी में, और यहाँ पे RBC जो है वो रैप्चर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, या फिर आप बोल सकते हो कि एनेमिक कंडीशन पैदा हो जाएगी बच्चे के अंदर। तो सेकेंड डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन सेकेंड में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, तो बेबी सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि मदर का क्या ब्लड ग्रुप है और बच्चे का क्या। तो अगर पेरेंट्स में अगर फादर का पॉजिटिव है और मदर का भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फादर का पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो एक इंजेक्शन होता है एंटी सीरम जो हम मदर को देते हैं। तो इसमें होता क्या है, प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी होती है, हम उसे एंटी सीरम बोलते हैं, ठीक है। अब इस एंटी सीरम में होता क्या है, एंटीबॉडीज़ तो बहुत तरह की होती है ना, पर ये किस तरह की एंटीबॉडी हम दे रहे हैं, एंटी RH एंटीबॉडीज़, ठीक है।
तो ये देना किस तरीके से होता है, तो पहले 3 मंथ में हमें देना होता है, 3 मंथ जैसे कंप्लीट हो जाए फर्स्ट 3 मंथ, तो उसके बाद हमें देना होता है। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी के बाद विदिन 72 आवर्स हमें वापस से इंजेक्शन देना होता है। इससे होता क्या है कि RH के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पर कुछ जो है एक्सचेंज हो गया है RBC का, जो कि पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो बना रही है मदर वो नहीं बनेंगी। वो इसलिए नहीं बनेंगी क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है एंटीजन्स का, ये ट्रांसफ़र ही रोक देता है, यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती हैं पॉजिटिव वाली ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऑफकोर्स ट्रांसफ़र नहीं होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेंगी, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म होता है। तो ये जो है आपका अर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये इम्पोर्टेंट था। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।